अच्छा सर, सर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो सर इट्स वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सर आपको पता है कि आपकी पूरी की पूरी अकाउंटिंग जो है वो एक्रूवल बेसिस पर चलती है सिवाय एक कंपोनेंट के। याद रखो ये एमसीक्यू के लिए आ सकता है, एक कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जो कैश बेसिस पर चलता है वो है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। सही है। अच्छा सर, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज में याद रखो कैश बेसिस का मतलब क्या है सर, आप सिर्फ और सिर्फ वो ट्रांजेक्शन्स को लेते हो जिसके अंदर कैश इन्वॉल्व हो, और जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं होता आप उन ट्रांजेक्शन्स को इग्नोर कर देते हो। माशाल्लाह अगर तुमने कैश फ्लो स्टेटमेंट पहले पढ़ा हुआ है तो तुम्हें याद होगा कि तुम्हारे टीचर बोलते होंगे भाई डेप्रिसिएशन को एक्सक्लूड कर दो, पेएबल्स को एक्सक्लूड कर दो। तो वो क्यों बोलते थे, उसकी वजह ये है कि वो ट्रांजेक्शन जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आएगी। तो सर याद रखो कैश फ्लो स्टेटमेंट इज द ओनली स्टेटमेंट जो आपके कैश बेसिस पर बनता है। कैश बेसिस का मतलब क्या है कि सर यू वुड बी रिकॉर्डिंग योर ट्रांजेक्शन व्हेन देयर इज एन इन्वॉल्वमेंट ऑफ कैश। अगर कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो वो ट्रांजैक्शन कैश फ्लो में नहीं आएगी। अच्छा एक आसान सा नोट बता देता हूं सर, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी ट्रांजैक्शन कैश फ्लो में आएगी, कौन सी ट्रांजैक्शन कैश फ्लो में नहीं आएगी। सर एंट्री पास कर लो, अगर किसी एंट्री में डेबिट क्रेडिट में कैश आ रहा है ना, डेबिट या क्रेडिट में, तो ईमान रख लो वो कैश फ्लो में आएगी। अगर डेबिट क्रेडिट नहीं आ रहा कैश तो ईमान रख लो वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आएगी, और अगर इंक्लूड हुई है तो आप उसे एक्सक्लूड कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, तुम्हें याद होगा तुम्हारे टीचर जब कैश फ्लो का फॉर्मेट बनाते थे तो डेप्रिसिएशन को एड बैक करवाते थे कि भाई ये नॉन कैश आइटम है, नॉन कैश आइटम है। वो क्यों बोलते थे, क्योंकि सर वो प्रॉफिट में जो है, प्रॉफिट में वो इंक्लूड हुआ होता था बट इट वाज नॉन कैश। जब प्रॉफिट में इंक्लूड किया था तो उसे माइनस करा था, अब जब उसे एक्सक्लूड करेंगे तो प्लस करेंगे। तो दैट वाज द लॉजिक बिहाइंड कि व्हाई द टीचर यूज्ड टू टेल यू कि भाई आप एड ऑन क्यों करते हो। अच्छा सर आगे बढ़ते हैं। सर कैश फ्लो स्टेटमेंट है क्या? कैश फ्लो स्टेटमेंट, भाई कैश फ्लो स्टेटमेंट कुछ नहीं है। कैश फ्लो स्टेटमेंट इट्स अ रिकंसिलिएशन बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। आप बोलते हो साल के शुरू में 100 रुपए थे और साल के एंड पे मेरे पास जेब में 180 रुपए, तो ये जो 80 रुपए का चेंज आया है आप कैश फ्लो स्टेटमेंट में ये बताते हो कि भाई ये 80 रुपए का चेंज क्यों आया है। दिस इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब सर टेक्निकली आई कैन से कि कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ रिकंसिलिएशन बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। यानी आप ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस को जो है वो रिकंसाइल कर रहे होते हो और उसी का नाम कैश फ्लो स्टेटमेंट है। अच्छा सर एक टर्म है कैश इक्विवेलेंट, ये एमसीक्यू के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। सर कैश इक्विवेलेंट से आपका क्या मतलब है? सर कैश इक्विवेलेंट वो एसेट है जो कि एक्चुअली कैश नहीं है बट इट इज एज गुड एज कैश। फॉर एग्जाम्पल आपका बैंक बैलेंस इज नॉट अ कैश, बट अगर आप किसी को चेक देते हो तो इट कैन बी यूज्ड एज अ कैश इक्विवेलेंट। फॉर एग्जाम्पल आई हैव गॉट द क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, तो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड इज नॉट एक्चुअली कैश। सही है ना, आप इसको कैश तो नहीं बोल सकते बट इट कैन बी यूज एज एन ऑल्टरनेट टू कैश। अच्छा इधर एक बहुत अहम बात बता रहा हूं सर, शेयर्स, एग्जाम में सवाल आता है कि भाई क्या शेयर्स कैश इक्विवेलेंट की डेफिनेशन में आते हैं या नहीं आते। जल्दी से बताओ, मुझे मैसेज करके जल्दी से बताओ क्या कैश इक्विवेलेंट जो है, आई एम सॉरी, जो शेयर्स हैं, शेयर्स जो कंपनी के शेयर्स होते हैं, क्या वो कैश इक्विवेलेंट की डेफिनेशन में आते हैं या नहीं आते? जल्दी से बताओ, एमसीक्यू का सवाल है। नहीं आते, नहीं आते, नहीं आते। जबरदस्त, दैट्स सो अमेजिंग, दैट्स सो अमेजिंग। अच्छा सर एक रूल बता रहा हूं, ये याद रख लो। सर कैश इक्विवेलेंट की स्टैंडर्ड की डेफिनेशन, सर कैश इक्विवेलेंट वो एसेट्स होते हैं जिनकी वैल्यू में सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आता। तुम्हारे लेवल पर आसान सी जबान में बता रहा हूं। अब शेयर्स जो है तुम्हें पता है उसकी वैल्यू में सिग्निफिकेंट डिफरेंस आता है और उसकी कोई मैच्योरिटी नहीं होती। अच्छा सर एग्जाम में ना बाज़-औक़ात शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स या शॉर्ट टर्म लोन्स के हवाले से होता है, तो एग्जामिनर कभी उसको कैश इक्विवेलेंट ट्रीट करता है, कभी उसे वर्किंग कैपिटल चेंजेस में लेता है। तो सर हम क्या करें, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या शॉर्ट टर्म लोन के हवाले से आप बता दें कि वो कब कैश इक्विवेलेंट अज्यूम होंगे और कब कैश इक्विवेलेंट अज्यूम नहीं होंगे। आई एम सॉरी, एक्चुअली आज बल्कि पिछले एक हफ्ते से जो है मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन भी चल रही है। तो एक्चुअली कराची में, बल्कि आई डोंट नो शायद दूसरे इलाकों में भी जो है क्या कहते हैं वायरल वगैरह चल रहा है, तो माजरत थोड़ी सी आपको जो है ये मेरी खांसी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। अच्छा सर ये चीज़ ज़रा याद रख लो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स
या फिर एक काम करता हूँ, मैं आज के सेशन की ना एक अलग से फ़ाइल बना देता हूँ ताकि मैं तुम लोगों से जो है ये बाद में शेयर भी कर सकूँ, ठीक है। सिर्फ एक बच्चे का सवाल मैं एड्रेस कर रहा हूँ कि सर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या शॉर्ट टर्म लोन हमें कैसे पता चलेगा उसे कैश इक्विवेलेंट में लेना है या नहीं लेना। ये चार्ट में बनवा रहा हूँ, इसको याद रख लेना, सही है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या लोन, नेगेटिव भी तो हो सकता है ना। इन्वेस्टमेंट मीन्स एसेट, लोन मीन्स लायबिलिटी। सर इफ maturity is within 3 months, अगर कोई इन्वेस्टमेंट है जिसकी मैच्योरिटी जो है आपकी विदिन 3 मंथ्स है तो आप इसे कैश इक्विवेलेंट लेना एग्जाम में, सही। नो 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 अली माही, शेयर कभी भी नहीं हो सकते कैश इक्विवेलेंट, हराम। कैश इक्विवेलेंट में नहीं हो सकते चाहे कोई भी कंपनी के हो। इफ मैच्योरिटी इज मोर देन 3 months, तो सर ये वर्किंग कैपिटल चेंजेस में आएगा, मतलब कैश इक्विवेलेंट नहीं है। अच्छा, आप तुम लोग मासूम हो, तुम लोगों के सवाल आते हैं कि सर एग्जाम में अगर कुछ ना लिखा हो कि मैच्योरिटी 3 मंथ से ज़्यादा की या 3 मंथ से कम की है तो हम क्या अज्यूम करें, जो कि नॉर्मली एग्जामिनर करता भी है, लिखता नहीं है, तो व्हाट वी गोना अज्यूम, सही है। तो सर आपका जो दिल करे आप अज्यूम कर लेना। इफ नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट मैच्योरिटी, assume either of above, सही है। तो आई होप जिस बच्चे का सवाल था कि सर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या शॉर्ट टर्म लोन हमें कैसे पता चलेगा कि सर जो है क्या कहते हैं वो कैश इक्विवेलेंट में आएगा या नहीं आएगा, तो उसके लिए मैंने तुम लोगों को एक अहम नोट लिखवा दिया। अच्छा सर लेट्स क्विकली मूव ऑन। सर आपने बोला रिकंसिलिएशन, आपने बोला कैश फ्लो स्टेटमेंट रिकंसिलिएशन है, तो सर आपको पता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या होता है ना, कि सर 3 तरीकों से आपने 3 टुकड़ों में तोड़ के बताना होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट को। सर ऑल्सो काइंडली शेयर द नोटिंग्स यू मेक ड्यूरिंग द वर्कशॉप, ठीक है। तो हाँ, आई वुड बी शेयरिंग द नोटिंग्स विद यू, डोंट यू वरी एट ऑल। अच्छा सर मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि सर कैश फ्लो स्टेटमेंट का आपको फॉर्मेट पता होगा, सही है ना। तो मैं सिर्फ तुम लोगों को की पॉइंट्स बता रहा हूँ। अगर मैं पूरा तुम्हें जो है ना डिटेल में ऑपरेटिंग क्यों होता है, इन्वेस्टिंग क्यों होता है, फाइनेंसिंग क्यों होता है, तो हाँ मैं समझता हूँ इस बात को कि 4-5 बच्चे ऐसे होंगे जो सिर्फ वर्कशॉप या ये रिवीजन सेशन के ही सहारे जो है क्या कहते हैं FR1 दे रहे होंगे, बट अगेन वो चंद एक होंगे। जो मेजॉरिटी बच्चा है आई अज्यूम कि उसको थोड़ा बहुत पता होगा। तो जो बच्चे, क्योंकि देखो मुझे मेजॉरिटी को फोकस करना है ना, मैं चूंकि तुम लोगों के भले के लिए आया हूँ तो आई वुड बी फोकसिंग ऑन जिनकी सबसे ज़्यादा जो मेजॉरिटी है उनका फ़ायदा हो ना। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सर जो बच्चे बेसिक से ही कैश फ्लो जिनको नहीं पता, तो भाई मुझे मैसेज कर देना। अभी मैंने अपना जो है नंबर भी शेयर किया है तुमसे, सही है। मैं तुम्हें अपने रिकॉर्डेड लेक्चर दे दूंगा। सर बदले में क्या, बदले में बहुत सारी दुआएं कर देना, ठीक है ना। अभी तुम लोगों का पास होने का टाइम है और मेहनत करने का टाइम है। तुम लोग मेहनत करो, जितना तुम लोगों को मटेरियल दे सकता हूँ, सही है, और जितना हलवा बना के चीज़ों को पेश कर सकता हूँ तुम लोगों को, तो आई एम गोना शेयर विद यू, ठीक है। अच्छा सर, सर अब एक चीज़ हम लोग जो है इधर डिस्कस कर लेते हैं। देखो यार आपको पता है कि जो आपका स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज है, आप इसको जब बनाते हो तो 3 एक्टिविटीज़ में तोड़ के बनाते हो ना। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, आई एम नॉट गोना डिग आउट इन डिटेल, आई एम नॉट गोना डीप डाइव कि सर ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, क्यों होती हैं, सही है ना। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। मुसद्दिक बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा सर,
सर ये 3 किस्म की एक्टिविटीज हैं जो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज आप इन 3 टुकड़ों में तोड़ के आप बनाते हो। अच्छा, अब IAS 7 के तहत आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि सर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 2 मेथड्स हैं, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। पहले तो मेरा सवाल तुम लोगों से, मुझे बताओ IAS 7 स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज कौन से मेथड को रिकमेंड करता है, डायरेक्ट मेथड को या इनडायरेक्ट मेथड को? एग्जामिनर का सवाल है, बल्कि दिया हुआ भी है। मैं फेसबुक के बच्चों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी पार्टिसिपेट करें, जूम के बच्चों से भी रिक्वेस्ट करूंगा वो भी पार्टिसिपेट करें, और फिजिकल बच्चे जो हैं मैं चाहूंगा कि माइक लेके मुझे बताएं जल्दी जल्दी। ये एग्जामिनर का सवाल है, और ये इंटरव्यू में भी जब तुम इंशाल्लाह अभी फर्म में या इंडस्ट्री में जाओगे तो ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें काफ़ी लोगों को ये चीज़ पता नहीं होती है। 2 मेथड्स है ना, इनडायरेक्ट मेथड, बोथ इनडायरेक्ट, ज़बरदस्त, डायरेक्ट, शुजात ने इनडायरेक्ट, ओके, मुजम्मिल हुसैन ने डायरेक्ट, अनीब ओके, अच्छा 90% ऑफ द बच्चों ने जो है अपनी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। सर याद रखो याद रखो याद रखो, IAS 7 डायरेक्ट मेथड को रिकमेंड करता है, मगर मजे की बात यह कि प्रैक्टिकली 99% ऑफ द कंपनीज इनडायरेक्ट मेथड पे बनाती हैं। सर उसकी एक अलग वजह है, अभी मैं उस पर डिटेल में नहीं जाऊंगा, सही है ना। याद रख लो IAS 7 के तहत रिकमेंडेड मेथड इज डायरेक्ट मेथड। और मजे की बात, इस दफा के लिए मुझे लगता है ये कहीं लिख लो अपने पास कि कैश फ्लो स्टेटमेंट डायरेक्ट मेथड से आएगा। याद रखो IAS 7 के तहत डायरेक्ट मेथड इज रिकमेंडेड, ये कहीं नोट कर लो अपने पास। इस दफा डायरेक्ट मेथड मुझे ऐसा लगता है आएगा। क्लियर है, अपने पास नोट कर लिया, आगे बढ़े। सर उसकी वजह भी है, उसकी वजह भी है, ऐसा नहीं है। देखो एक चीज याद रखो कि अकाउंटिंग में कोई भी चीज होती है ना, देयर इज अ विजडम बिहाइंड दैट। तो लॉजिक जानना चाहते हो क्यों डायरेक्ट मेथड को रिकमेंड किया है स्टैंडर्ड ने? तौसीक मुजफ्फर का बड़ा अच्छा सवाल, सर अगर क्वेश्चन में गिवन ना हो तो हम कौन सा मेथड प्रेफर करेंगे? तौसीक, डायरेक्ट मेथड, हर क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड से नहीं हो सकता, उसकी भी मैं टेक्निक बताता हूं तुम्हें जब मैं अभी क्वेश्चन पे आऊंगा। अच्छा लॉजिक सुन लो, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड को स्टैंडर्ड ने क्यों इनकरेज किया है? जरा अपने दिमाग में रिकॉल करो। इनडायरेक्ट मेथड में जब तुम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनाते हो तो तुम क्या करते हो? तुम उठाते हो प्रॉफिट को, सही है ना, उसमें तुम डेप्रिसिएशन को ऐड करते हो। तुम्हारे टीचर तुम्हें बताते होंगे कि देखो नॉन कैश आइटम को ऐड कर देना, वर्किंग कैपिटल चेंजेस में रिसीवेबल बढ़े हो तो कम कर देना, पेएबल बढ़े हो तो बढ़ा देना। जिसे जब मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ तो मैं आसान सा रूल बताता हूँ, सही है ना, जब थोड़ा सा एक जो है शुगल के लिए भी कि भाई देखो वर्किंग कैपिटल चेंजेस जो है ना उसमें करंट एसेट्स के साथ सगी माओं वाला, सौतेली माओं वाला सलूक करना, करंट लाइबिलिटीज़ के साथ सगी माओं वाला सलूक करना, मतलब इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। करंट एसेट जो है वो बढ़ रहे हो तो कम कर देना, पिछले साल से बढ़ रहे हो, और अगर कम हो रहे हो तो बढ़ा देना। समझाने के लिए उसके पीछे लॉजिक है, वो लॉजिक मेरी वीडियोस में तुम्हें मिल जाएगी। करंट लायबिलिटीज पिछले साल से बढ़ रही हो तो बढ़ा देना, कम हो रही हो तो कम कर देना, सही है ना। ये इनडायरेक्ट मेथड होता है ना, यही हम लोगों ने पढ़ा है। और डायरेक्ट मेथड के अंदर तुम क्या करते हो जरा देखो, जरा रिकॉल करो पहले फॉर्मेट के होता क्या है जब डायरेक्ट। आई एम श्योर तुमने डायरेक्ट मेथड पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा तो हम देख लेंगे अभी। डायरेक्ट मेथड जो है उसमें तुम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में सिर्फ 3 चीजें बताते हो कि सर कस्टमर से कितना पैसा आया, सप्लायर को कितना पैसा गया, और एक्सपेंस के नाम पे कितना पे हुआ, और तुम्हारे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का ही आंसर आ जाता है। सर मुझे बताओ जो तुम अकाउंटिंग करते हो वो किसके लिए करते हो? यूजर्स के लिए करते हो ना। अब यूजर तुम्हारा डॉक्टर भी हो सकता है, इंजीनियर भी हो सकता है। मुझे ईमानदारी से बताओ, जब तुम लोगों ने इनडायरेक्ट मेथड पढ़ा था, अगर तुम अकाउंटेंट ना होते और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज तुम्हें बोला जाता कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश इतना है, देखो ये प्रॉफिट है, उसके अंदर कुछ चीजें हमने ऐड की, कुछ लेस की, रिसीवेबल पता नहीं क्यों प्लस किए, एक्सपेंस क्यों प्लस किए, डेप्रिसिएशन प्लस करते हैं, और ये देखो कैश आ गया। तो अगर तुम डॉक्टर या इंजीनियर होते तो मुझे बताओ तुम कि क्या तुम्हें कभी समझ में आता कि ये चल क्या रहा है? कभी भी नहीं आता। इसके बरक्स अगर तुम्हें सिर्फ 3 बातें बताई जाती कि देखो यार ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर कस्टमर से इतना आया, सप्लायर को इतना गया, एक्सपेंस के नाम पे इतना गया, डायरेक्ट मेथड में यही करते हैं ना।
मुझे बताओ तुम्हारे लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए इनडायरेक्ट मेथड ज्यादा आसान होता समझने के लिए फ्रॉम यूजर पर्सपेक्टिव, या डायरेक्ट मेथड ज्यादा आसान होता? मुझे बताओ। असमतुल्लाह इस पे जवाब दे रहा हूं मैं चाहूंगा तुम लोग जवाब दो। ऑब्वियसली डायरेक्ट मेथड तुम्हें ज्यादा समझ आता, इनडायरेक्ट मेथड तो तुम्हारे सर से बाउंसर जाता। तुम बोलते भाई ये क्या हो रहा है, एक्सपेंस क्यों ऐड हो रहा है, इनकम क्यों माइनस हो रही है, जबकि डायरेक्ट मेथड के अंदर तुम्हें पता है भाई कस्टमर से इतना आया, सप्लायर को इतना गया, एक्सपेंस के नाम पे इतना गया, ये डायरेक्ट मेथड है। तो सर डायरेक्ट मेथड को स्टैंडर्ड इस वजह से इंकरेज करता है बिकॉज दिस इज इजी फॉर द यूजर्स अंडरस्टैंडिंग। अच्छा एक और मजे की बात बताऊं, एक और इधर मैं तुम लोगों को थोड़ा सा, मुझे बताओ जब तुम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का जो फर्क है वो कौन सी एक्टिविटी में आता है? क्या वो तीनों एक्टिविटीज में आता है या सिर्फ वो एक एक्टिविटी में? यानी मैं अगर बोलता हूं मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट को डायरेक्ट मेथड पे बना रहा हूं या इनडायरेक्ट मेथड पे बना रहा हूं, तो मुझे बताओ ये जो डिफरेंस आएगा क्या तीनों एक्टिविटीज चेंज हो जाएंगी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में फॉर्मेट जो है, या कोई दो एक्टिविटीज होंगी या कोई एक एक्टिविटी होगी? जल्दी से बताओ। हाँ जबरदस्त सरबिया, दैट्स सो नाइस। सर याद रखो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का फर्क सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग तो होती डायरेक्ट है। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग के अंदर तो तुम कोई चौरंगियां थोड़ी घुमा रहे होते हो यूजर को, तुम तो बताते हो भाई इतना पैसा जो है पीपी खरीदने की वजह से गया, इतना पैसा पीपी बेच के आया, या इतना लोन रीपे किया, इतना लोन ऑब्टेन किया, इतने शेयर्स इशू करके इतना कैश आया, वो तो ऑलरेडी डायरेक्ट है। तो सर याद रखो इसका मतलब ये है कि सर कैश फ्लो स्टेटमेंट में अगर हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से कर लें तो इसका मतलब है हमारा डायरेक्ट मेथड भी हो जाएगा। तो सर हम एक क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंसिव करेंगे, उसमें जो है हम पहले उसको इनडायरेक्ट मेथड से करेंगे, फिर उसी क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट मेथड से करवाऊंगा और वो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन होगा तो इंशाल्लाह तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो जाएंगे उसमें। तो सर लेट्स क्विकली मूव ऑन। ये जो है बस अब मेरे ख्याल से लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन। अच्छा तुम्हारे कोर्स में दोनों है, सही है ना? अच्छा कुछ फॉर्मेट्स ओटी अकाउंट्स वगैरह जो है ये मैंने बनाए हुए हैं, तुम लोग हैंडआउट्स में देख लेना।